उत्तर पूर्वी छोर पर चिरापुंजी जो है, यहाँ पर जहाँ 500 इंच तक अधिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिम में क्या है, मरुभूमि है, वहां पर वर्षा होती ही नहीं। महाभारत के समय जो है उत्तरी और दक्षिणी भारत एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। तो जहाँ ये पहाड़ खड़े हो जाते हैं, नदियाँ क्या है बहने लगती है, उसके भाग जो है भिन्न हो जाते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए हिंदी निबंध साहित्य है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए निबंध है, यह देश एक है। इस निबंध के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले इस निबंध के जो निबंधकार है रामधरी सिम दिनकर, इनके बारे में जानेंगे। रामधरी सिम दिनकर, ये राष्ट्र कवि रामधरी सिम दिनकर का जो जन्म है वो 23 दिसंबर 1908 जिला मुंगेर बिहार के अंतर्गत सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम था रामधरी प्रसाद सिम। इनका पूरा नाम जो है रामधरी प्रसाद सिम था। और दिनकर जो है वो इनको क्या है, हिंदी साहित्य के आने के बाद जब इन्होंने क्या है साहित्यिक जगत में पदार्पण किया, इसके बाद इनका नाम जो है दिनकर के नाम से क्या है जाना गया। इनको साहित्य में आने के बाद दिनकर जो है नाम आया। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी देखरेख जो है इनके भाई ने की थी। इनके भाई के देखरेख और संरक्षण में दिनकर की शिक्षा दीक्षा जो है संपन्न हुई। जब ये केवल 13 वर्ष के थे, तभी इनका जो विवाह है वो श्यामा देवी के साथ संपन्न हुआ था। श्यामा देवी के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ था। कालांतर में उनसे जो है राम सेवक सिम व केदारनाथ सिम नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ था, जिनका नाम राम सेवक सिम और केदारनाथ सिम था। ये 2 पुत्र दिनकर जी के थे। फिर दिनकर ने 1932 में पटना विश्वविद्यालय पटना से बीए की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद बीए करने के बाद जो है बरबीघा हाई स्कूल मुंगेर में ही एक प्रधान अध्यापक के पद पर 1 साल तक इन्होंने यहाँ पर कार्यरत रहे। फिर इसके पश्चात जो है बिहार सरकार के रजिस्ट्रेशन विभाग में सब रजिस्टर के रूप में इन्होंने क्या है नौकरी शुरू की। इस पद पर वे 9 वर्ष तक कार्य करते रहे। सब रजिस्ट्री के पद पर ये 9 वर्ष तक क्या है काम करते रहे। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या है दौरान जो रजिस्ट्री का पद छोड़कर जो क्या है द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने रजिस्ट्री का जो काम था, रजिस्ट्री का जो पद था उसे छोड़ दिया। युद्ध के प्रचार विभाग की नौकरी कर ली। फिर क्या है युद्ध का जो प्रचार विभाग है वहां पर इन्होंने नौकरी करी। फिर क्या है 1947 में क्या है जब देश आजाद हुआ तो तब प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके कहने पर वे क्या है 1947 से 1950 तक 1947 से लेकर 1950 ईस्वी तक बिहार सरकार के जनसंपर्क
विभाग में उपनिर्देशक के पद पर ये कार्य करते रहे। फिर तदनंतर इसके बाद दिनकर जी 2 वर्ष तक क्या है लमगढ़ सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह किया। फिर जो है इसके बाद मुजफ्फरपुर में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर ये कार्य करते रहे। फिर क्या है फिर नेहरू की पहल पर, फिर नेहरू जी के कहने पर 1452 में 1452 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा जो है इसका एक सदस्य मनोनीत किया गया। फिर वो राज्यसभा के एक सदस्य बन गए। सन 1964-65 तक रामधारी सिंह दिनकर क्या है भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। 1964-65 तक रामधारी सिंह दिनकर जी जो है भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। बाद में इसी विश्वविद्यालय ने उन्हें काव्य संग्रह उर्वशी, जो इनका काव्य संग्रह था उर्वशी, इसके लिए डिलिट की उपाधि से इनको क्या है इनको नवाजा गया। डिलिट की जो मानद उपाधि से इनको मनोनीत किया गया, इनको नवाजा गया। फिर दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये देकर भी सम्मानित किया गया। अपने अंतिम दिनों में 1965 यानी 1965 से 1971 तक क्या है दिनकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर रहे। फिर 14 अप्रैल 1974 में 24 अप्रैल 1974 में क्या है चेन्नई मद्रास में उनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु चेन्नई में हुई, मद्रास में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: कुरुक्षेत्र, रश्मिरती, नील कुसुम, नीम के पत्ते, उर्वशी, नए सुभाषित, सूरज का बिहा, साम और शंख, चक्रवात, सभी ये काव्य संग्रह है। काव्य की भूमिका, प्रसाद पंत और मैथिली शरण मिट्टी के ओर, अर्ध नारेश्वर, साहित्यिक मुखी, संस्कृति के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज, ये सभी इनकी गद्य रचनाएं, ये सब इनकी रचनाएं। जो आपके लिए ये देश एक है, दिनकर जी ने यहाँ के भौगोलिक जो यहाँ पर जो 4 दिशाएं हैं, इसी पर जो 3 खंड हुए हैं, इसकी जो खंड हुए हैं, यहाँ की जो भूमि है, इस पर यहाँ की जो क्या है सभ्यता है, संस्कृति है, ये सब जहां जहां जिस प्रांतों में लोग बसे हैं, उसी भूमि का उस पर असर है, उनकी मनोभावना उसी प्रकार हुई है। और ऐसी क्या है यहाँ पर अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक जाति होने के बावजूद भी हम सब भारतीय, ये कहते हुए इस निबंध को इन्होंने लिखा है। इस निबंध में जो राजा महाराजा लोग जो प्राचीन काल में क्या है किस तरह से ये तीनों खंडों को एक करने की कोशिश की, लेकिन ये खंड की क्या है ये खंड ही ऐसे हैं कि कुछ ही समय तक जो है ये इकट्ठा रहे, फिर जो है कमजोर राजा आने के बाद फिर से वो क्या है भिन्न हो गए। ये सारी बातें जो है इस निबंध में इन्होंने कही है। यह देश एक है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने भारतीय संस्कृति की वैविध्य पूर्ण विशेषता को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन किया है। भारत के संबंध में कोई भी विद्वान इसकी बहुलतावादी संस्कृति को नजरअंदाज कर कोई स्थापना नहीं दे सकता। ये देश बहुभाषी, बहुसंस्कृतिक मान्यताओं एवं रीति रिवाज वाला देश है।
इसके स्पष्ट प्राकृतिक एवं सामाजिक कारण है। ये देश अपनी भौगोलिक प्राकृतिक संरचना में बहुत ही विशाल है। यहाँ पर जो रामधारी सिंह बताते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, संस्कृति की वैविध्यपूर्ण विशेषता जो है, इस पर महत्व देते हुए बताते हैं कि यहाँ के ये देश जो है वो बहुभाषी है, बहुभाषी है, बहु सांस्कृतिक मान्यताओं एवं रीति रिवाज वाला देश। बहुत सारी रीति रिवाज वाला, सभ्यता, संस्कृति, यहाँ की धर्म, अनेक भाषा जो है सभी की क्या है, भिन्न भिन्न है। ऐसा एक देश जो है ये हमारा है। इसके स्पष्ट प्राकृतिक एवं सामाजिक कारण है। इसके क्या है, स्पष्ट प्राकृतिक और सामाजिक कारण भी है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि देश का अपनी भौगोलिक, जिस तरह से भगवान ने इसकी सृष्टि की है, इसकी भौगोलिक जो प्रकृति है, प्रकृति की जो संरचना है वो बहुत ही विशाल है। प्रकृति की जो संरचना है वो बहुत ही विशाल है। इसके सुदूर उत्तरी छोर पर हिमालय में कश्मीर घाटी के लोग हैं, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशियाई के जलवायु के समान है। इसके उत्तर के दिशा में हिमालय पर्वत है। यहाँ की जो जलवायु है वो जो है जलवायु मध्य एशियाई के जलवायु के समान है। फिर क्या है, भारत के दक्षिण छोर पर, यानी भारत के दक्षिण दिशा में जो है कुमारी अंतरिप है, जहां के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में श्रीलंका के लोगों जैसे रंग रूप और रीति रिवाज देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो दक्षिण छोर पर श्रीलंका जैसे लोगों का, जो श्रीलंका के लोग जो हैं जैसा रंग रूप, और यहाँ दक्षिण छोर पर जो बसे हुए लोग हैं उनका रंग रूप श्रीलंका जैसे क्या है, जैसे लोगों का जो रंग रूप होता है, जो रीति रिवाज होता है, यहाँ ऐसी रीति रिवाज है, ऐसी रीति रिवाज। इस देश के उत्तर पूर्वी छोर पर चिरापुंजी है। उत्तर पूर्वी छोर पर, उत्तर पूर्व दिशा में चिरापुंजी जो है वो है जहां 500 इंच से अधिक जो है वर्षा होती है। इसके विपरीत पश्चिम में तार की यानी मरुभूमि है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल विपरीत, यानी इसके बिल्कुल विपरीत पश्चिम में तार की जो है मरुभूमि है, रेगिस्तान है, जहां वर्षा होती ही नहीं। ये मान मंत्र की है, ये मान मंत्र की है, यानी यहाँ पर पश्चिम में क्या है, वर्षा ही नहीं होती। फिर ऐसे भिन्न प्राकृतिक संरचना वाले भारत देश में जलवायु प्रभावों के कारण कितनी विविधता हो सकती है, इसे हम सोच सकते हैं। तो जहां की दिशा, वहां के रहने वाले लोगों का रंग रूप, भाषा, ये सब जो है भिन्न है। यहाँ पर पश्चिम में बरसात ही नहीं होती, लेकिन उत्तर जो है, यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी छोर पर चिरापुंजी जो है, यहाँ पर जहां 500 इंच तक अधिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिम में क्या है, मरुभूमि है, वहां पर वर्षा होती ही नहीं। इस तरह से अलग अलग खंडों में जो है अलग अलग प्राकृतिक संरचना है, प्राकृतिक संरचना है। फिर यहाँ पर बताते हैं कि वहां का जलवायु का प्रभाव होने के कारण विविधता हो सकती है। वहां की जलवायु के कारण ही वहां के लोगों में जो है विभिन्नता है। इस तरह से यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है, अजरज की बात है, आश्चर्य की बात है कि प्रकृति ने भारत के ये जो 3 खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी क्रीड़ा स्थल रहे। जो प्रकृति ने
इस देश के जो 3 खंड किए हैं, यही 3 खंड जो है वो भारतवर्ष के इतिहास में भी क्रीड़ा स्थल रहे हैं। पुराने समय में जो उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश विंध्या की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए। विंध्या को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिशों तो बहुत की गई। इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। कहते हैं पहले पहल अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए उसमें से अधिकांश विंध्या की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए और विंध्या को लांघकर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश तो बहुत ही की गई। इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। इस काम में कामयाबी जो है किसी किसी को ही मिली। इस खंड को मिलाने का जो प्रयास किया था उसमें कामयाबी कुछ राजाओं को ही मिली, किसी किसी को ही मिली थी। तो इसका जो पहले पहल जो अगस्त्य ऋषि है, जो इसका पहला पहल जो है अगस्त्य ऋषि ने किया था। इन्होंने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। यहाँ पर जो अगस्त्य ऋषि हैं, उन्होंने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को इन्होंने संदेश सुनाया था, इन्होंने प्रयास किया था। फिर जो है भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पर चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। फिर लंका पर चढ़ाई करने के लिए, लंका पर युद्ध करने के लिए इन्होंने विंध्याचल को पार किया था। महाभारत के समय जो है उत्तरी और दक्षिणी भारत एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की थी, उत्तरी और दक्षिणी भारत में जो एकता स्थापित की थी, वो एकता वो महाभारत काल में भी कायम थी। जो श्री राम ने जो उत्तरी भारत और उत्तरी और दक्षिणी भारत में जो संबंध स्थापित किया था, वो महाभारत के जमाने में भी था। तो दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। दोनों भागों के जो लोग हैं आपस में मिलते जुलते थे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण राजे भी आए थे और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ था उसमें भी दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। महाभारत में जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में भी दक्षिण के जो राजा हैं वे इस युद्ध में इन्होंने भी हिस्सा लिया था। तो इस तरह से उत्तर और दक्षिण भारत का जो संबंध था वो जुड़ा हुआ था। फिर जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो इन वीरों ने जो है हिस्सा लिया था, इसका प्रमाण जो है महाभारत में मिलता है। इसका जो सबूत जो है महाभारत में ही मौजूद है। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त, अशोक और विक्रमादित्य जो है, ये जो महापराक्रमी राजा, और उनके बाद जो मुगलों ने इस बात के लिए बड़ी कोशिश की कि किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके, एक ही प्रशासन के अधीन लाने का इन्होंने प्रयास किया था। फिर जो है इन्होंने बहुत ज्यादा ही इस कार्य में इनको थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। इस कार्य में इन राजाओं को कुछ सफलता भी मिली। फिर
लेकिन भारत के इतिहास की एक शिक्षा ये भी है कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली वो ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। इन राजाओं को, इन दिशाओं को, इन खंडों को एक साथ रखने का, एक ही शासन के अंतर्गत रखने में सफलता तो मिली, लेकिन ये सफलता ज्यादा देर तक नहीं रही। फिर इस देश के प्राकृतिक ढांचे में भी कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ पड़ती थी। जो ये भौगोलिक है, यानी जो ये इस देश की प्राकृतिक जो ढांचा है वो एक इस प्रकार का है कि इन तीनों खंडों को इकट्ठा रखने में कहीं कमी थी, क्योंकि ये ढांचा ही इस तरह से है। तो इस ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक बांध कर रखने में इस सारे देश को एक बांधकर रखने के खिलाफ थी। यही कारण था कि जब भी कोई बलवान और दूरदर्शी राजा इस काम को करने का प्रयास किया तब इनको थोड़ी बहुत सफलता तो प्राप्त हुई, लेकिन स्वार्थी और अदूरदर्शी और कमजोर राजाओं के आते ही ये देश की एकता टूट गई। बलवान राजा, दूरदर्शी राजा, यानी दूरदर्शी जो भी आए तब इसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली इकट्ठा रहने की, लेकिन जब भी दूरदर्शी और कमजोर राजा अपने शासन पर आए फिर ये एकता जो है टूट गई। और जो कठिनाई विंध्या के उत्तर को विंध्या के दक्षिण से मिलने में हुई, वही कठिनाई कृष्णा नदी के उत्तर के भाग को उसके दक्षिण के भाग से मिलाकर एक रखने में होती रही। वही कठिनाई जो है उत्तर और दक्षिण के भागों को मिलाकर रखने में हुई थी। इस देश में वैर फूट का ये भाव इतना प्रबल क्यों रहा? दिनकर जी कह रहे हैं कि इस देश में जो शत्रुता भाव है वो भाव इतना प्रबल क्यों रहा? तो इसके लिए भी कारण है। वो बता रहे हैं कि इसके लिए भी एक कारण है। बड़ी बड़ी नदियां और बड़े बड़े पहाड़ों के गुण अनेक होते हैं। जो यहाँ का भूगोल का ढांचा है उसमें जो अनेक बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो इस प्रकृति में अनेक बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, उनके गुणों का भी असर जो है लोगों पर पड़ता है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों के गुण अनेक हैं और लेकिन इनमें एक अवगुण भी है। इन बड़े बड़े पहाड़ और नदियों का गुण जो है बहुत बड़े बड़े ही हैं, लेकिन इनमें कुछ अवगुण भी है। तो वो अवगुण वे जहां रहते हैं, जहां पर इस पहाड़ी यानी जो पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ों पर बसे लोग और नदी के किनारे बसे लोगों पर ये गुण का जो है प्रभाव पड़ता है। वो देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतीयता का क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। तो जहां ये पहाड़ खड़े हो जाते हैं, नदियां बहने लगती है, उसके भाग जो है भिन्न हो जाते हैं। तो नदी के किनारे पहाड़ों पर बसने वाले लोगों के जो गुण है वो गुण और अवगुण वहां के क्षेत्र के प्रभाव से ही पड़ता है। ये नदियां और ये पहाड़ भी इस खंड को भिन्न कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर दिनकर बता रहे। और उस नदी और पहाड़ के जो जोश है, जो क्षेत्रीय जोश है, इन लोगों में जन्म ले लेती है, इन लोगों में पैदा हो जाती है। पहाड़ों और नदियों ने भारत को भीतर से काट कर उसके अनेक क्षेत्र बना दिए। पहाड़ और नदियों ने भीतर से ही, अंदर से ही काट कर इसके अनेक खंड बना दिए हैं। दिनकर जी कह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के पहाड़ और जो नदियां हैं भीतर से ही काट कर
इनके खंड जो है अलग अलग बना रहे हैं। तो अलग बना दिया है और संयोग की बात की, कोई क्षेत्र में ऐसी जनता का जमाघट हो गया जो कोई एक क्षेत्रीय भाषा बोलने वाली थी। इसके सिवा ये देश है भी बहुत विशाल। तो वहां उस क्षेत्र में, उस खंड में जो क्या है निवास करता है, वो लोगों में जो है भाषा की भी जो है भिन्नता आ गई। वहां के रहन सहन से वहां के जो पर्वत और नदियों के जो गुण और अवगुण उनमें समा गए, उसका प्रभाव जो है उन पर पड़ने लगा। लेकिन ये भारत देश जो है बहुत ही विशाल है। मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई है। जो इस खंड जो है क्या है अलग अलग हुए, वहां के बसने वाले लोगों की भाषा भी जो है अनेक हो गई। ये भाषाएं जो है अनेक हो गई, ये भाषाएं फैली हुई है और इसके कारण हम आपस में अजनबी के समान हो गए हैं। जो अनेक भाषा यहाँ के क्षेत्र या प्रभाव से, जहाँ जिस क्षेत्र में, जिस खंड में लोग रहते हैं, उनकी भाषा जब भिन्न भिन्न अनेक भाषाएं हो गई, तब जो है यहाँ अजनबी एक लोग जो है एक दूसरे से अजनबी होने लगे। एक प्रांत में रहने वाले लोग दूसरे प्रांत के लोगों से जो है अजनबी होने लगे हैं। फिर दिनकर जी कहते हैं यहाँ पर उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ है, इसीलिए वहां भाषा भेद की कठिनाई उतनी नहीं अखराती। तो यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि उत्तर भारत में और जो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जो जनता है, जो लोग हैं, उनके बीच संपर्क जो होता है, जो भाषा बोली जाती है, वो भाषा में भाषा भेद की कठिनाई उतनी वहां पर नहीं है। वहां पर उतनी भाषा की जो कठिनाई है वो नहीं है। लेकिन अगर उत्तर भारतवासी दक्षिण चले जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला आए और अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य कोई भाषा नहीं जानता, तो सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर कोई उत्तर में रहे, एक आदमी दक्षिण चला जाए और दक्षिण में रहा भारतीय उत्तर चला जाए, तो वहां पर जो भाषा ठीक से नहीं जानता वहां की, तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा, बहुत सारी कठिनाइयां उसे आ सकती है। फिर यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सचमुच बड़ी मुश्किल में वो पड़ जाएगा। जो इस तरह से उस ओर चला जाए, तो भाषा ना जानने की वजह से वो सचमुच इस मुश्किल का उसे सामना करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल उसे आ जाएगी। भाषा भेद की ये समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता में, भाषा भेद की जो समस्या है वो हमारी राष्ट्रीय एकता में पहले ये बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था। जो ये भाषा भेद था वो पहले एक बड़ी समस्या बनी हुई थी, क्योंकि कोई यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी समस्या ये थी कि पहाड़ों को लांघ कर जाना या नदियों को लांघ कर जाना ये बड़ी मुश्किल की बात थी। तो लेकिन क्या है, लांघना बहुत ही आसान नहीं था, इसका मतलब है बहुत ही कठिन था लांघ कर उस पार जाना। मगर अब विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से ये बाधा दूर हो गई है। पहले एक दिशा से दूसरी दिशा जाने में जो बड़े बड़े पहाड़ थे, नदियां थी, वो बाधाएं थी, उसे पार करना बहुत मुश्किल था। लेकिन विज्ञान से जो नए आविष्कार हुए हैं, नए साधन बने हैं, इससे क्या है, बहुत सारी सुविधा हो गई है। कोई भी आसानी से एक दिशा से दूसरी दिशा को जा सकता है। ये बाधा जो है अब खत्म हो गई है। आज अगर देश के एक कोने में अकाल पड़ता है, तो दूसरे कोने से
अनाज बहुत तुरंत पहुंचाया जाता है, क्योंकि ये विज्ञान का ही आविष्कार है जो बहुत जो सुविधाजनक साधन जो है, इसके जरिए ये बहुत ही आसान बन गया है। फिर क्या है, यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि इसी प्रकार पहले जब देश के एक कोने में विद्रोह होता, तब दूसरे कोने से जो दूसरे कोने में पड़ा रहा राजा जो है, जल्दी से फौज लेकर या फौज भेजकर उसकी मदद करने में असमर्थ था, क्योंकि बड़े बड़े नदी और पहाड़ को लांग कर जाना ये बड़ी कठिनाई की बात थी। तो उसे उस राजा जो विद्रोह कर रहा है, उस राजा को दबाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज कहीं भी कोई भी देश के कोने में जो है कोई भी एक विद्रोह हो जाए या युद्ध हो, तो दिल्ली से फौज भेजकर उसे तुरंत दबा सकते हैं, यानी तुरंत वहां पर फौज को भेजकर उसे दबा सकते हैं। ऐसी सुविधा आज बनी हुई है, सिर्फ ये विज्ञान का ही आविष्कार है। फिर प्राकृतिक बाधाएं अब क्या है, खत्म हो गई है। पहाड़ों को, नदियों को लांघना आसान हो गया है। ये प्राकृतिक बाधाएं खत्म हो गई है। यही कारण कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है। इसीलिए आज ये एकता जो है विशाल हो गई है। पहले भूगोल पर ही क्या है, जहां पहाड़ पर्वत वगैरह थे, वहां पर ही क्या है, उस पहाड़ के वो दूसरे साइड जो है कुछ लोग बसे होते, इधर यानी इस पहाड़ के इस और कुछ लोग बसे होते। वहां की भाषा, वहां का जो उस पहाड़ों का गुण और अवगुण उन लोगों पर प्रभाव पड़ता था। और इसी तरह नदी जो प्रभाव में से बहती है, उस और जो किनारे पर रहने वाले लोगों पर भी उसके गुण और अवगुण का जो प्रभाव पड़ा करता था। आज क्या है, विज्ञान जितना आविष्कार कर रहा है, जो क्या है सुविधाजनक साधने मिले हैं, तो इससे जो है देश में जो दिक्कतें थी, जो प्राकृतिक बाधाएं थी, ये सब क्या है खत्म हो गई है। फिर से ये देश जो है क्या है बहुत आसानी से जो है एकता इसकी विशाल बनी हुई है, एकता बनी हुई है, और कहीं भी क्या है आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अनेक सदियों तक हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं। सदियों से हिंदू मुसलमान जो हैं मिलजुल कर रह रहे हैं, और उनके बीच संस्कृति और तहजीब की बहुत सी समान बातें पैदा हो गई है। ये दोनों मिलजुल कर, ये दोनों धर्मों के लोग रहने के कारण उनकी संस्कृति और सभ्यता जो है वो बहुत ही इन्हीं सभ्यता और संस्कृति की तहजीब जो है वो बहुत सी समान बातें पैदा उनमें हो गई है। उन संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उनकी तहजीब में समान बातें हैं, तो जो उन्हें दिनों दिन आपस में नजदीक लाती जा रही है, दिनों दिन जो है ये आपस में लाती जा रही है। फिर दिनकर जी कह रहे हैं कि ऊपर एक जगह हमने भूगोल को दोष दिया था। कहते हैं कि इस निबंध में निबंधकार पहले हम भूगोल को क्या है, इस गुण और अवगुण जहां पर रहने वाले लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता था, उन पहाड़ों के गुण, नदियों के गुण और अवगुण का, तो ये क्या है भौगोलिक जो दोष दिया करते थे, उसने पहाड़ों और नदियों के इस देश को भीतर से बांट रखा है। नदी और पहाड़ जो है भीतर से ही उसके खंड किए हैं। ये दोष जो प्रकृति को दिया करते थे। इस देश में क्षेत्रीय और प्रांतीय भावनाओं के जो विकास के लिए मौका निकल आया था, उस वक्त क्षेत्रीय और प्रांतीय जोश का जो मौका है, जो जोश और प्रांतीय भावनाओं का विकास के लिए मौका निकल आया है, मगर हम भूगोल का उपकार भी नहीं भूल सकते। हाँ,
उसके गुण और अवगुण जो है उसके छोर पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। ये उस प्रकृति पर दोष लगाया था, लेकिन इसके दोष के साथ साथ प्रकृति की जो भूगोल का उपकार जो है, प्रकृति का जो भूगोल का जो उपकार है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। भारत के भीतर यद्यपि प्रांतीय भेद को लिए हुए अनेक क्षेत्र मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम भिन्नताओं को समेटकर भारत को एक पूर्ण देश बनाने का काम भी हमारे भूगोल ने ही किया है। हाँ, इसमें भूगोल जो दोष है उसके साथ साथ इसके उपकार को भी हम नहीं भूल सकते। यहाँ पर निबंधकार कहते हैं कि यही भिन्नताओं को क्या है समेट कर भारत को एक पूर्ण देश बनाने का काम भी हमारी भूगोल ही करती है, इस तरह से कहते हैं। फिर पहाड़ों और समुद्र से घिरे हुए इस विशाल देश में जो एक मौलिक भाव है वो हमारे भूगोल की देन है। जो क्या है यहाँ की मौलिक भाव जो है, जो मौलिक जो भाव है इस विशाल देश में, ये भूगोल की ही देन है। प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए यहाँ के जो राजा महाराजा हैं अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ा करते थे। बड़ी बड़ी लड़ाई क्या है लड़ा करते थे, युद्ध हुआ करते थे, चढ़ाई करते, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाने के लिए, यहाँ पर वो सर्वश्रेष्ठ राजा कहलाने के लिए इस तरह से एक दूसरे पर चढ़ाई करते थे, लड़ाइयां हुआ करती थी। मगर इन लड़ाइयों के भीतर सिर्फ यही नहीं था कि राजा अपना प्रभुत्व फैलाना चाहता था, राजा अपना राज्य और क्या है अपना अधिकार ही फैलाना नहीं चाहता था, बल्कि ये बात भी थी कि इस देश के भौगोलिक परिस्थिति ही सारे देश को एक रखना चाहता था। यानी यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ही सारे देश को क्या है वो राजा का ये भी प्रयास होता था कि वो पूरे क्या है खंडों को एक करके अपना प्रभुत्व जमाते हुए सभी खंडों को एकता से रखने का प्रयास जो है वो ये राजा करता था। एक देखना, वो पूरे राज्यों को एक देखना चाहता था, भौगोलिक परिस्थिति को एक देखना वो चाहता था। और भौगोलिक परिस्थिति की इस प्रेरणा से देश के सभी बड़े राजा इस बात के लिए उद्योग खड़ा कर देते थे कि सारा देश उनके अंदर एक हो जाए, और वो क्या है सिर्फ अपना प्रभुत्व या अपना अधिकार ही नहीं जमाने की कोशिश करते थे, बल्कि जो भौगोलिक दिशा है उसे एक रखकर सारा देश एक हो जाए, ऐसा भी प्रयास उनका होता था। पठान बादशाहों ने दिल्ली बैठकर पश्चिमोत्तर सीमा के पार की जमीन पर हुकूमत करनी चाहिए। जो पठान बादशाह हैं वो दिल्ली में बैठकर पश्चिमोत्तर सीमा के पार जो जमीन पर हुकूमत करनी चाहिए, मगर वे भी चाहते थे कि सिंध पर जब मुसलमानों ने पहल कब्जा किया तब वे भी चाहते थे कि सिंध ईरान का अंग रहे और वे ईरान से ही उस पर हुकूमत चलाए, लेकिन ये भारत के खिलाफ बात थी। इसीलिए पठान बादशाहों ने दिल्ली में बैठकर क्या है अपनी हुकूमत जो है पश्चिमोत्तर सीमा के पार जो है अपनी हुकूमत चलाना चाहे, और ईरान और सिंध का अंग जो है वो एक रहे, वे ईरान से ही उस पर हुकूमत चलाए, इस तरह की भावना उनमें थी। पर भारत के खिलाफ ये बात थी, इसीलिए उनकी जो कोशिश है वो बेकार हो गई। असली बात यह है कि जैसे दुनिया से अलग और अपने आप से पूर्ण है, वैसे ही प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है, जो दुनिया से अलग और अपने आप में
पूर्ण है, जिसके भीतर बसने वाले सब के सब लोग भारतीय हैं। इसमें एक असल बात यह है कि यहाँ जैसे कि दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है, वैसे ही प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिराजा है, देश के रूप में इसे बनाया है। फिर दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है, जिसके भीतर बसने वाले सब के सब लोग भारतीय हैं। लेकिन भिन्न धर्म, भिन्न जाति, भिन्न भाषी लोग होने के बावजूद भी ये हम सब क्या है, भारतीय। ये भूगोल जो है भिन्न भिन्न होने के बाद भी ये देश जो है एक। यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली, यहाँ का जो रीति रिवाज है और जो भी संस्कृति सभ्यता है, इससे क्या है, यहाँ के लोग जो है एक, वो भारतीय है। इस तरह से दिनकर जी ने जो भौगोलिक क्या है खंड किस प्रकार हुए हैं, इस क्या है खंड में रहने वाले लोगों पर उसका असर, उसका प्रभाव कैसे पड़ा है, फिर विज्ञान के आविष्कारों से किस तरह से सुविधा बनी हुई है, किस तरह फिर ये खंड एक हुए हैं, आना जाना किस तरह से आसान हुआ है, ये सारी बातों को अपने निबंध में लिखते हुए इस तरह से ये देश एक है निबंध को रचा है। तो आपका निबंध इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।